फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए द्वितीय सावधिक परीक्षा अर्थात सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन कक्षा 12 के भूगोल विषय के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 2 को हल करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग भूगोल विषय के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 को हल कर चुके हैं। साथ ही साथ प्रथम सावधिक परीक्षा अर्थात फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन हेतु जारी किए गए सभी 5 मॉडल प्रश्न पत्रों को भी हल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इन वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके अवश्य देखें। इन्हीं प्रश्न प्रारूपों के आधार पर आगामी मार्च माह में आयोजित की जाने वाली एनुअल परीक्षा में पूछे जाएंगे। अतः इन मॉडल प्रश्न पत्रों को हल करना अति आवश्यक है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और हाँ, चैनल में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है मॉडल सेट नंबर 2 भूगोल विषय का। पूर्णांक 35, समय 1.5 घंटा निर्धारित किया गया है और 1.5 घंटा इसी के साथ प्रथम टर्मिनल एग्जामिनेशन भी लिए जाएंगे। यह है कुछ परीक्षा के सामान्य निर्देश। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 होगी। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इनमें से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये कुछ सामान्य निर्देश हैं जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। 2 में राजमार्ग या महामार्ग क्या है। तीसरा प्रश्न है पेट्रोल रसायन उद्योग क्या है। चौथा प्रश्न है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। 5वां प्रश्न है झूम कृषि से आप क्या समझते हैं। छठा प्रश्न है प्रवास शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। 7वां प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ होता है। 8वां प्रश्न है जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारकों को लिखे। 9वां प्रश्न है भारतीय कृषि की किन्हीं 5 मुख्य विशेषताओं को लिखे। 10वां प्रश्न है भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण स्पष्ट करें। 11वां प्रश्न है लौह अयस्क के प्रकारों का वर्णन करें। 12वां प्रश्न है कुटीर एवं लघु उद्योगों में 3 अंतर स्पष्ट करें। 13वां प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार को लिखें। 14वां प्रश्न है उपग्रह संचार क्या है, उपग्रह संचार के लाभ बताएं। 15वां प्रश्न है वायु प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, इनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और 16वां प्रश्न है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का वर्णन कीजिए। 17वां प्रश्न है परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व का विस्तार से वर्णन करें। 18वां प्रश्न है भारतीय कृषि की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक लिखें। और 19वां प्रश्न है मानचित्र कार्य। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। झरिया, तलचर, नवेली, कोरबा और सिंगरौली। ये है मानचित्र दिया हुआ। इसमें हम लोगों को इन 5 स्थानों को दर्शाना है। झरिया, तलचर, नवेली, कोरबा, सिंगरौली को इस मानचित्र में दर्शाना है। तो चलिए इन प्रश्नों को बारी बारी से हल करते हैं। इनका उत्तर क्या है इसके विषय में जानते हैं। पहला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है मानव के सहनीय सीमा से अधिक तथा अधिकतम असहज ध्वनि या आवाज को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है राजमार्ग या महामार्ग क्या है। महामार्ग या राजमार्ग वे पक्की तथा कई लेन वाली सड़कें होती है जो दूरस्थ स्थानों को जोड़ती है। ये सड़कें 60 मीटर
तक चौड़ी होती है। इन पर वाहन बिना रुकावट के दौड़ते हैं। तीसरा प्रश्न है पेट्रो रसायन उद्योग क्या है? तो इसका उत्तर है पेट्रो रसायन उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिसमें कच्चे माल के रूप में खनिज तेल या प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के चिकने पदार्थ प्राप्त होते हैं जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। चौथा प्रश्न है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मुंबई हाई खनिज तेल उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न है झूम कृषि से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है झूम कृषि पद्धति कृषि का एक प्रकार है जिसमें वनों के एक छोटे टुकड़े के पेड़ तथा झाड़ियों को वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा काट कर साफ कर दिया जाता है और कटी हुई वनस्पति को जलाकर मिट्टी में मिला दी जाती है और इस भूमि पर कुछ समय तक कृषि कार्य किया जाता है। पुनः उपजाऊपन समाप्त होने पर इसी तरह दूसरी भूमि तैयार की जाती है और कृषि कार्य किया जाता है। इसे स्थानांतरित कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। छठा प्रश्न है प्रवास शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है जब लोग अपने पूर्व निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने या निवास करने की प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है। प्रवास में कुछ दूरी तय करना एवं निवास स्थान में परिवर्तन प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। सातवां प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है किसी निश्चित भूभाग पर किसी निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यह परिवर्तन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं। तो ये 7 प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी 5 को उत्तर देना है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 8 से लेकर 14 तक है। 8वां प्रश्न है जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारकों को लिखिए। तो इसका उत्तर है प्रतिकर्ष कारक उन कारकों को कहा जाता है जो लोगों को अपने निवास स्थान को छोड़ने के लिए विवश करता है। तो ये कारक निम्नलिखित हैं। पहला गरीबी बेरोजगारी तथा रहन सहन का निम्न स्तर। दूसरा शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन संचार सुविधाओं का अभाव। तीसरा कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव। चौथा बाढ़ सूखा चक्रवात भूकंप सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाएं। अगला प्रतिकूल जलवायु महामारियां और राजनीतिक उपद्रव तथा स्थानीय संघर्ष युद्ध प्राण एवं संपत्ति की असुरक्षा सभी प्रतिकर्ष कारक के उदाहरण हैं। 9वां प्रश्न है भारतीय कृषि के किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखें। तो इसका उत्तर है भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। भारत की जनसंख्या का लगभग 75% भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 18.5% का योगदान करता है। कृषि न सिर्फ विशाल जनसंख्या को आहार उपलब्ध कराता है बल्कि कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल भी आपूर्ति करता है। कृषि क्षेत्र से देश के लिए प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा भी एक अच्छी आय का स्रोत है। भारतीय कृषि की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नंबर 1 जीवन निर्वाह की प्रकृति। नंबर 2 जनसंख्या का उच्च दबाव। नंबर 3 खाद्यान्न फसलों की प्रधानता। नंबर 4 मिश्रित कृषि। नंबर 5 जोतों का छोटा आकार। छठी विशेषता है पारंपरिक तकनीक का उपयोग। 7वीं विशेषता है श्रम प्रधान कृषि। 8वीं विशेषता है वर्षा निर्भर कृषि। 9वीं विशेषता है निम्न उत्पादकता तथा 10वीं विशेषता है फलीदार एवं चारा फसलों की कम हिस्सेदारी। 10वां प्रश्न है भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है? कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है भारत में सिंचाई की आवश्यकता निम्न कारणों के कारण होती है। नंबर 1 वर्षा का असमान स्थानिक वितरण। नंबर 2 वर्षा का असमान कालिक वितरण। नंबर 3 वर्षा की अधिक परिवर्तनशीलता। नंबर 4 वर्षा की अनिश्चितता। नंबर 5 फसलों की प्रकृति। नंबर 6 अधिक उपज देने वाली फसलें। नंबर 7 लंबा वर्धन काल। नंबर 8 उत्पादन में वृद्धि। तो इन कारणों में से हम लोगों को 3 कारणों को थोड़ा विस्तार से वर्णन करना होगा। जैसे पहला कारण है वर्षा का असमान स्थानिक वितरण। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत के सभी भागों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती है। जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है वहां पर फसल उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। दूसरी कारण को चर्चा करें तो वर्षा का असमान कालिक वितरण।
मतलब भारत में सभी ऋतुओं में एक समान वर्षा नहीं होती है। भारत की अधिकांश वर्षा वर्षा ऋतु में हो जाती है। लगभग 80 से 90% वर्षा वर्षा ऋतु में होती है। बाकी जो ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, इस ऋतु में वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। अतः इन ऋतुओं में फसल उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। तीसरा कारण जो है वर्षा की अधिक परिवर्तनशीलता। वर्षा की अधिक परिवर्तनशीलता से कारण है किसी वर्ष मानसून समय पर आती है, किसी वर्ष कभी लेट तो कभी जल्दी आ जाती है, और इसमें कभी अधिक वर्षा होती है, कभी कम वर्षा होती है। तो इस कारण से भारत में होने वाली वर्षा में काफी परिवर्तनशीलता है। अतः इन परिवर्तनशीलता से बचने के लिए सिंचाई की सुविधा अति आवश्यक हो जाता है। वहीं ये सभी कारण है, इनमें से किसी तीन का उत्तर हम लोगों को लिखना है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है लौह अयस्क के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है लौह अयस्कों को लोहांश अर्थात लोहे की धात्विक मात्रा के आधार पर 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रकार है हेमेटाइट। इसमें लोहांश की मात्रा 60 से 70% तक पाई जाती है। इसका रंग लाल होता है। इसे लोहे के ऑक्साइड भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार है मैग्नेटाइट। इसमें लोहांश की मात्रा 60 से 65% के बीच पाई जाती है। इसका रंग काला होता है। इसे काला अयस्क या ब्लैक और भी कहा जाता है। तीसरा प्रकार है लिमोनाइट। इसमें धातु की मात्रा 35 से 40% पाया जाता है। इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। यह निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है। और चौथा प्रकार है सीडेराइट। इसमें लोहांश की मात्रा 10 से 40% के बीच पाया जाता है। इसे आयरन कार्बोनेट कहा जाता है। यह काफी निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है। ज्यादातर जगहों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। 12वां प्रश्न है कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है कुटीर एवं लघु उद्योगों में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर, कुटीर उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन हस्तकार स्वयं तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जबकि लघु उद्योग वस्तुओं का उत्पादन ऊर्जा से चलने वाले मशीनों तथा मजदूरों के द्वारा किया जाता है। दूसरा अंतर है कुटीर उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन घरों में होता है, वहीं लघु उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन घरों से बाहर निर्माण स्थल अर्थात कारखानों में किया जाता है। तीसरा अंतर है कुटीर उद्योगों में पूंजी शक्ति के साधन एवं परिवहन के साधन का बहुत कम उपयोग किया जाता है, वहीं लघु उद्योग में कुछ पूंजी शक्ति के साधन एवं परिवहन के साधनों का नितांत आवश्यक होता है। चौथा अंतर है कुटीर उद्योग में स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, जबकि लघु उद्योग में कच्चे माल स्थानीय रूप में उपलब्ध नहीं होने पर बाहर से मंगाना पड़ता है। 13वां प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण क्या है? प्रदूषण के प्रकारों को लिखे। तो इसका उत्तर है मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्टों जो पर्यावरणीय घटकों जैसे वायु, जल, भूमि आदि के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में अनचाहे परिवर्तन को पर्यावरणीय प्रदूषण कहा जाता है, जो मानव, अन्य जीव जंतु तथा वनस्पति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को सामान्यतः 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा भूमि प्रदूषण और चौथा ध्वनि प्रदूषण। 14वां प्रश्न है उपग्रह संचार क्या है? उपग्रह संचार के लाभ बताएं। इसका उत्तर है उपग्रह संचार संचार की एक नवीनतम एवं सबसे तेज गति से संचार कार्य करने वाली विधा है, जिसमें उपग्रह की सहायता से मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि के द्वारा शीघ्रता से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण लाभ है। इसके सहायता से दुर्गम तथा दूर स्थित इलाकों की सूचनाओं को आदान प्रदान आसानी से किया जा सकता है। दूसरा लाभ है उपग्रह संचार से विश्व के किसी भाग में आयोजित कार्यक्रम को कहीं से भी देखा और सुना जा सकता है। तीसरा लाभ है ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पहुंचने में काफी कठिनाई होती है, वहां की सूचनाएं भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। चौथा लाभ है प्राकृतिक आपदाओं के समय आसानी से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब प्रश्न संख्या 15 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो 15वां प्रश्न है वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है? इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो इसका उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण वह स्थिति होता है जब वायु में मनुष्य तथा उसके वातावरण के लिए हानिकारक तत्व प्रवेश कर जाते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? तो वायु प्रदूषण के स्रोत जिसके कारण वायु को प्रदूषित करने वाले कारकों का विकास होता है उसे वायु प्रदूषण के स्रोत कहा जाता है। वायु प्रदूषण के स्रोतों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी विस्फोट, धूल, तूफान, वनों में आग आदि को शामिल किया जाता है। और दूसरा जो स्रोत है मानवीय स्रोत, मानवीय स्रोत के अंतर्गत कारखाने, विभिन्न प्रकार के वाहन, ताप विद्युत घर, उर्वरक, कीटनाशक, रासायनिक दवाइयां, शौचालय एवं सीवर के गंदे पानी आते हैं। इन स्रोतों से विभिन्न प्रकार के विषैले गैस, राख, धूल, गंधक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि का उत्सर्जन होता है जिससे वायु प्रदूषित होती है। वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव इस प्रकार है। वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि होने से हरितगृह प्रभाव बढ़ गया है जिससे वैश्विक तापमान की समस्या उत्पन्न हो गई है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि से ओजोन परत की क्षति होने की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। अगला प्रभाव हम लोग लिख सकते हैं औद्योगिक एवं नगरीय क्षेत्रों में अत्यधिक धुआं के कारण धूम कोहरे की समस्या उत्पन्न हो गई है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। अगला प्रभाव हम लोग लिख सकते हैं वायु प्रदूषण से सांस संबंधी बीमारियां जैसे खांसी, दमा, ब्रोंकाइटिस, कैंसर, टीबी का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। 16वां प्रश्न है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,01,93,422 थी। वहीं वर्तमान समय में यह बढ़कर लगभग 140 करोड़ के आसपास हो गई है। इतनी बड़ी जनसंख्या भारत के सभी क्षेत्रों में क्षेत्रफल के अनुपात में एक समान रूप से नहीं पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है तो कुछ क्षेत्रों में जनविहीन पाई जाती है। इसके पीछे निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। इन कारकों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत जल की उपलब्धता, भू आकृति या ऊंचावच, जलवायु तथा मृदा को शामिल किया जाता है। इन कारकों के कारण भारत में जनसंख्या असमान रूप से पाई जाती है। जल की उपलब्धता जैसा कि जानते हैं जहां आसानी से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होते हैं लोग वहां बसना चाहते हैं, अतः नदी घाटियों में प्राचीन काल से सभ्यताएं विकसित होती आई है। उसी प्रकार से भू आकृति या ऊंचावच भी भारतीय जनसंख्या को प्रभावित करता है। समतल एवं उपजाऊ वाले मैदानी क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में सुविधाओं के अभाव के कारण लोग कम निवास करते हैं। इसी कारण से पर्वतीय राज्य चाहे वह जम्मू कश्मीर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इन राज्यों में जनसंख्या कम पाई जाती है। वहीं मैदानी प्रदेश में स्थित उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जलवायु भी उसी प्रकार प्रभावित करती है। अनुकूल जलवायु में लोग अधिक रहना पसंद करते हैं, वहीं प्रतिकूल जलवायु में लोग नहीं रहना पसंद करते हैं। पर्वतीय राज्य का इसका उदाहरण अच्छा है। जम्मू कश्मीर में अत्यधिक ठंड के कारण उन राज्यों में जनसंख्या कम पाई जाती है। मृदा भी भौतिक कारकों में भारतीय जनसंख्या को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में लोगों का अधिक निवास पाया जाता है, वहीं कम उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में लोगों का निवास कम पाया जाता है। इसका उदाहरण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र जहां दोमट मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, उन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। आर्थिक कारक के अंतर्गत खनिज, औद्योगिकरण, नगरीकरण को शामिल किया जाता है। इन कारणों से भी भारतीय जनसंख्या का वितरण काफी प्रभावित करता है। खनिज, जिन क्षेत्रों में खनिज संपदा पाई जाती है वहां लोग रोजगार की तलाश में
आते हैं और बस जाते हैं, जिसके कारण उन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जैसे छोटा नागपुर के पठार इसका अच्छा उदाहरण है। साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जो राज्य है खनिज प्रधान वाले, उन राज्यों में खनिज संपदा के कारण जनसंख्या अधिक हो गई है। औद्योगिकरण भी भारतीय जनसंख्या को प्रभावित करता है। औद्योगिकरण से उद्योगों की स्थापना होती है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और जिसके कारण जनसंख्या धीरे धीरे उन औद्योगिक केंद्रों के आसपास बढ़ने लगती है। नगरीकरण भी भारतीय जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। नगरीकरण के कारण नगरीय क्षेत्रों में बहुत सारी सुविधाओं का विकास हो जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, बिजली, पानी आदि की सुविधाएं विकसित होने के कारण अपकर्ष कारक, प्रवास के अपकर्ष कारक विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों से ग्रामीण लोग नगरीय क्षेत्र में आकर बसना चाहते हैं, जिसके कारण नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ जाती है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी भारतीय जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि की व्यवस्था होने के कारण लोग उन क्षेत्रों में खींचे चले आते हैं। वहीं सांस्कृतिक कारणों को अगर हम लोग देखें तो धार्मिक स्थलों के आसपास भी जनसंख्या बढ़ने लगती है। उन क्षेत्रों में भी लोगों का निवास देखने को मिलता है, जैसे प्रयागराज, बनारस, अमृतसर, इन नगरों में अत्यधिक जनसंख्या धार्मिक कारण से निवास करते हैं। 17वां प्रश्न है, परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व का विस्तार से वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, वर्तमान समय में किसी देश का विकास का पैमाना वहां विकसित परिवहन एवं संचार सुविधाओं से लगाया जा सकता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिवहन और संचार सेवाओं का महत्व निम्न बिंदु से स्पष्ट किया जा सकता है। परिवहन के साधनों द्वारा लोगों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया एवं ले जाया जा सकता है। दूसरा महत्व लिख सकते हैं, संचार के माध्यम से सूचनाओं को पलक झपकते दूर के स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है। तीसरा महत्व लिख सकते हैं, आपदा एवं विपत्ति के समय सूचनाएं एवं वस्तुओं को शीघ्रता से इसके द्वारा पहुंचाया जा सकता है। और चौथा महत्व हम लोग लिख सकते हैं, विकसित परिवहन एवं संचार के कारण आज पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव के रूप में विकसित हुआ है, जिसके कारण कहीं की भी सूचनाएं एवं वस्तुएं कुछ ही समय में प्राप्त किया जा सकता है। 18वां प्रश्न है, भारतीय कृषि की विशेषताओं को विस्तार से वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। भारत की जनसंख्या का लगभग 75% भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 18.5% का योगदान करता है। कृषि न सिर्फ विशाल जनसंख्या को आहार उपलब्ध कराता है, बल्कि कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल भी आपूर्ति करता है। कृषि क्षेत्र से देश के लिए प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा भी एक अच्छी आय का स्रोत है। भारतीय कृषि की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को दो लाइन में व्याख्या भी करना अति आवश्यक है। भारतीय कृषि के निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला, जीवन निर्वाह की प्रकृति। दूसरा, जनसंख्या का उच्च दबाव। तीसरा, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता। चौथा, मिश्रित कृषि। पांचवा, जोतों का छोटा आकार। छठा, पारंपरिक तकनीक का उपयोग। सातवां, श्रम प्रधान कृषि। आठवां, वर्षा निर्भर कृषि। नौवां, निम्न उत्पादकता। और 10वां है फलीदार एवं चारा फसलों की कम हिस्सेदारी। इन पॉइंटों को, इन विशेषताओं को हम लोगों को दो लाइन में व्याख्या भी करना है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जैसे जीवन निर्वाह कृषि की प्रकृति। भारतीय कृषि की विशेषता जीवन निर्वाह की प्रकृति है, क्योंकि भारत की अत्यधिक जनसंख्या के कारण भूमि पर मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, जो अपने तथा परिवार को जीविका चलाने के लिए की जाती है। भारत में मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। इतनी बड़ी जनसंख्या को भरण पोषण करने के लिए भारत में मिश्रित प्रकार की कृषि की जाती है। जोतों का छोटा आकार है अत्यधिक जनसंख्या के कारण। इन विशेषताओं को दो लाइन में व्याख्या भी करना है। बढ़ते 19वां प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न मानचित्र कार्य से संबंधित है। प्रश्न है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। क में झरिया,
ख में तलचर, ग में नेवेली, घ में कोरबा और अंगा में सिंगरौली है। इनको भारत के मानचित्र में प्रदर्शित करना है। ये सभी केंद्र जो हैं वह भारत के कोयला उत्पादक केंद्र हैं, जिसमें से जो क है झरिया झारखंड में स्थित है, सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, वहीं कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है, तलचर उड़ीसा में स्थित है और नेवेली जो है तमिलनाडु में स्थित है। ये सभी 5 जो केंद्र हैं भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक केंद्र हैं। सिंगरौली मध्य प्रदेश में, झरिया झारखंड में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, तलचर उड़ीसा में तथा नेवेली तमिलनाडु में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी किए गए कक्षा 12 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 2 का हल आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।